हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। तो आज के हमारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स के नए आने वाले एनएफओ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एनएफओ होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज सबसे पहले पराग पारिक वन ऑफ दो जेएमसीज में से एक है जो कि अपनी इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट एयूएम रखते हैं। स्टिल इसके बावजूद इस पूरी फंड हाउस ने लास्ट 8 to 9 ईयर्स में कोई भी नया फंड लॉन्च नहीं किया है और इनकी गिनी चुनी इक्विटी स्कीम्स हैं। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप बाकी फंड हाउसेस को देख लोगे तो उनको आपको हर एक सेगमेंट यानी इक्विटी से लेकर डेट तक डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे इनका फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। बट पराग पारिक का केस इससे कंप्लीटली ऑपोजिट है, जहाँ पर इनके मैनेजमेंट का मानना है कि ये तभी किसी इक्विटी कैटेगरी में एंटर होंगे जब एक्चुअली में कोई नई वैल्यू क्रिएट कर पाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए और एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इनकी इसी वेल्थ क्रिएशन के फोकस के चलते ये इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फंड्स में से एक है। और अपनी इसी रेपुटेशन के चलते रिसेंटली पराग पारिक फंड्स ने अनाउंस किया कि वो अब लार्ज कैप कैटेगरी में भी एंटर होने वाले हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो यही आ जाती है कि लार्ज कैप वन ऑफ दोज कैटेगरीज में से एक है जिनको लेके इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं बिकॉज उतने ज़्यादा हायर लेवल पे इनमें रिटर्न्स भी हमें देखने को नहीं मिलते। और सेकेंडली अगर आप लार्ज कैप का केस देखोगे तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि लार्ज कैप फंड से हटके ज़्यादातर लोग ईटीएफ्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 ईटीएफ। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये जो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड होते हैं ये अंडर परफॉर्म करते हैं इन ईटीएफ से और इनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। बट यहीं पराग पारिक का कहना है कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जहाँ पर इंडिया में लार्ज कैप फंड के केस में जो अंडर परफॉर्मेंस और हायर एक्सपेंस रेशियो का प्रॉब्लम है वो अपने इस फंड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। और सेकेंडली जो डायरेक्ट ईटीएफ या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग के केस में कुछ ड्रॉबैक्स इन्वेस्टर्स को देखने को मिलते हैं उसको भी काउंटर करेंगे अपनी स्मार्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी के चलते। तो इस फंड के चलते वो क्या ऐसा स्पेशल करने का प्लान कर रहे हैं यही आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब ये समझने के लिए कि लार्ज कैप के इस अपने फंड में पराग पारिक क्या ऐसा स्पेशल लाने वाले हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लार्ज कैप फंड्स के केस में और जो इंडेक्स फंड के केस में वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको पराग पारिक पहले तो सॉल्व करने का प्लान कर रहे हैं। तो लार्ज कैप के केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लार्ज कैप फंड्स का प्रॉब्लम यही है कि भले ही ये एक्टिवली मैनेज फंड है पर लार्ज कैप के केस में मोस्टली इन्हें इंडिया की टॉप 100 यानी निफ्टी 100 की कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है जो कि लिमिटेड कंपनीज हैं। उसमें भी कई बार इन फंड्स के केस में जो रिटर्न्स होते हैं वो अंडर परफॉर्मेंस देते हैं इंडेक्स के कंपैरिजन में, जहाँ पर मोर देन 80% केसेस में जो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड है उनके एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होती है। एंड इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया करते थे। तो सपोज आज आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमें पता है कि ये जो फंड है ये डायरेक्टली जो निफ्टी 50 है उसको रेप्लिकेट करेगा और इसमें भी उसी वेटेज में कंपनीज होंगी जिसमें एक्चुअली में निफ्टी 50 में है। अब निफ्टी 50 का अगर आप केस देखो तो हमको पता है कि इसमें फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती हैं और सेकेंडली कई सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो कि इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व ही नहीं है। और वहीं पर अगर आप निफ्टी 100 का भी केस उठा के देख लो तो उसमें भी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट या फिर प्रॉपर वेटेज में एलोकेट नहीं है, तो आपका जो एलोकेशन है वो उसी अकॉर्डिंग रहेगा। सेकेंडली एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है इस इंडेक्स का, कई सारे केसेस में हमें पता है कि कुछ कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है या फिर आने वाले टाइम में मैक्रोज उस पूरे ही कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट स्टिल क्योंकि उसका वेटेज उस पर्टिकुलर इंडेक्स में उतना है तो उतना ही वेटेज आपके ईटीएफ में भी हो जाता है। अब इस चीज़ का इंपैक्ट पड़ता है जब उस पोर्टफोलियो के स्टॉक में फॉल हमें देखने को मिलता है और डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके ओवरऑल ईटीएफ के रिटर्न्स को, जबकि आपको सारी चीज़ें पहले से भी पता थी। एक और प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि हमें पता है कि इंडेक्स लेवल पे भी टाइम टू टाइम हमें रीबैलेंसिंग देखने को मिलती है स्टॉक्स की, जहाँ पर निफ्टी 50 के भी केस में जो सारे स्टॉक्स हैं अगर कोई स्टॉक उनमें से सारे पैरामीटर्स को मीट नहीं करता तो वो फंड से एग्जिट कर लेता है और उसकी जगह नया जो स्टॉक है वो एंटर होता है। अब इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत बड़ा चेंज ये आता है कि जो भी नई कंपनी एक इंडेक्स में एंटर हो रही है उसमें काफ़ी बड़े नए लेवल पे इनफ्लो भी हमें देखने को मिलता है ऑफ इंस्टीट्यूशन मनी, और सेकेंडली जो स्टॉक एंटर हो रहा है उसी में उतना ही बड़ा हमें आउटफ्लो भी देखने को मिलता है। अब ये जो स्टॉक एंटर होने वाले हैं इंडेक्स में इनकी भी अनाउंसमेंट पहले ही हो जाती है बिफोर तो एक्चुअली वो सारा जो रीबैलेंसिंग है वो प्ले आउट होता है। अब इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस रीबैलेंसिंग की न्यूज़ के बाद मार्केट तो पहले से अपने आप को फैक्टर इन कर लेता है उस न्यूज़ में, जहाँ पर उस स्टॉक में ऑलरेडी सेलिंग हो जाती है
जिससे स्टॉक के प्राइस हमें एग्जिट से पहले ही फॉल होते हुए देखने को मिलते हैं। अब इधर ETF में प्रॉब्लम यही आती है कि पहले ही एग्जिट मिल गई और स्टॉक फॉल हुआ तो इसका इंपैक्ट आपकी ETF के रिटर्न्स पे भी आएगा। बट वहीं अगर एक एक्टिव फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा होता तो इस चीज़ को पहले ही समझ लेता और इस पूरे एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले मार्केट्स के अकॉर्डिंग ही वो उससे एग्जिट कर लेता, नए स्टॉक में एंटर कर लेता जो कि इस इंडेक्स में एंटर होने वाला है, जिससे पोर्टफोलियो से काफ़ी सिग्निफिकेंट गेंस जो है वो बढ़ जाते हैं। और यही प्रॉब्लम आती है हमें ETF इन्वेस्टिंग में। पर यहाँ पर हमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में जहाँ लार्ज कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.6 0.7 तक का होता है, वहीं ETFs का एक्सपेंस रेशियो 0.15 या फिर 0.12 का होता है, जो कि काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स इसमें से ETF को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और यही पराग पारेख का कहना है कि वो अपने लार्ज कैप फंड से इस पूरे गैप को फुलफिल करने वाले हैं, जहाँ पर वो इंडेक्स फंड के जितने भी सारे एडवांटेजेस हैं वो इस फंड में प्रोवाइड करेंगे, माइनस जो भी सारे लार्ज कैप फंड के डिसएडवांटेजेस थे वो उसको सारे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि ये कैसे करेंगे और क्या है इनका स्मार्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम। तो देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड पराग पारेख ने रिसेंटली एक अपनी इन्वेस्टर मीट करी थी, जिसमें इसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ डिटेल्स दी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें उन्होंने बोला था कि इस फंड में ये 80-20 का रूल फॉलो करेंगे, जहाँ पर 80% ये जो फंड रहेगा ये पैसिवली मैनेज रहेगा, यानी एक इंडेक्स फंड की तरह वर्क करेगा, और 20% इसमें एक्टिव मैनेजमेंट रहेगा। और केवल 20% एक्टिव मैनेजमेंट रहेगा, तो उसी वजह से इनका इसमें जो फोकस रहेगा और जो एग्जीक्यूशन रहेगा वो भी लिमिटेड रहेगा, जिस वजह से पहली प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पर लार्ज कैप की सॉल्व कर दी कि एक्सपेंस रेशियो इन्होंने बोला ये 0.10 से लेके 0.30% के बीच में दे पाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सेकेंडली इन्होंने ये बोला कि इंडेक्स फंड में जो प्रॉब्लम थी कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में वही वेटेज आपको देखने को मिल रहा था जो कि इंडेक्स में था, जो कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता था और उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो इसमें इन्होंने बोला है कि इस फंड में ये कैपिंग रखेंगे कि मैक्सिमम जो एक फंड का एलोकेशन रहेगा या फिर वेटेज रहेगा वो ये 10% रखेंगे और उससे ऊपर ये लेके नहीं जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। सेकेंडली, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एक इंडेक्स फंड के केस में कई बार जब इंडेक्स में हमारे रीबैलेंसिंग हमें देखने को मिलती है और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स बिहेव करते हैं प्री मार्केट और प्री एग्जीक्यूशन से, तो वो चीज़ें पहले से ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जहाँ पर जो नए इंडेक्स फंड में एंटर होने वाले हैं स्टॉक्स उनको ये पहले से ही अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, प्लस जो एग्जिट करने वाले हैं उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले ही न्यूज़ आने पर एग्जिट कर लेंगे, जिस वजह से जब इंस्टीट्यूशन लेवल की सेलिंग होगी और स्टॉक्स में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो उसका इंपैक्ट वो कंट्रोल कर पाएंगे अपने फंड के केस में। प्लस बिकॉज ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो इनके केस में मैंडेटरी होगा कि ये मिनिमम लार्ज कैप की जो इनकी स्टॉक्स हैं वो 65% एलोकेट रखें अपने पोर्टफोलियो में। पर इनका कहना है कि बीच बीच में ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी जो बाकी 25% में अपॉर्चुनिटी बेटर उन्हें देखने को मिलेगी और सेफ देखने को मिलेगी, उसके थ्रू एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा पाएंगे और इसके बेसिस पे इनका कहना है कि ये एक अल्फा जनरेट कर पाएंगे इन द मार्केट। पर आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में ये कर पाएंगे? प्लस मेरा मानना है कि भले ही कोई फंड हाउस कितना भी रेप्यूटेड क्यों ना हो, पर अगर वो कोई नया NFO मार्केट में लेके आ रहे हैं तो आप केवल उस फंड हाउस की रेपुटेशन के बेसिस में उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। बट ये हमेशा बेटर रहता है कि आप पहले कुछ उसको ट्रैक रिकॉर्ड को अपने प्रूव करने दीजिए और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखिए। पर क्या आपको लगता है कि एक्चुअली में पराग पारेख अपने पास में जिस तरीके की परफॉर्मेंस डिफरेंट फंड में दिखाए हैं इस पर भी ऐसा कुछ कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो? अब इस फंड के NFO से रिलेटेड कब ये मार्केट में आएगा और एक्जैक्टली क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होगी, इसकी डिटेल्स अभी तक फंड हाउस ने लॉन्च नहीं करी है, पर जैसे ही वो डिटेल्स भी आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट उन्हें प्लेज करके एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट करने का भी फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे आप फर्दर अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपके धन के ऐप पे जाना है और सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में डीमैट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है। उस ऑप्शन को एक्टिवेट कराने के बाद आपको डायरेक्टली अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे जाना है। उसमें राइट साइड पे स्लाइड करके आपको अपने डीमैट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसमें आपको नीचे गेट मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करोगे तो वहां आपको पूरा ही मेंशन कर दिया जाएगा कि आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स पे आपको कितना मार्जिन मिल सकता है और वहां पर आप गेट मार्जिन करके उस पूरे मार्जिन को एक्टिवेट भी करा सकते हो। सो धन के इस एक्साइटिंग फीचर को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको धन ऐप को डाउनलोड करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.